आज आपको उस नेता की कहानी सुनाएंगे जिस नेता के 80 वर्ष के यशस्वी जीवन काल पर अपयश के मात्र 8 वर्ष भारी पड़ गए। वो नेता जिसकी सफलता से सफल नेता भी ईर्ष्या कर सकता था। वो नेता कामयाबी जिसके कदम चूमती थी। वो नेता जिसने सत्ता के हर सुख भोगे। वो नेता जो राजनीति में कामयाबी की मिसाल बन गया था। वो नेता अचानक से लोगों की हंसी मजाक, चुटकुलेबाजी, मजाकिया पने का प्रतीक बन के रह गया। नर है ना नारी है, नारायण दत्त तिवारी है जैसे मजाकिया नारों से लोग उसकी उपेक्षा करने लगे। लेकिन नर है ना नारी है, नारायण दत्त तिवारी है जैसे नारों से एनडी तिवारी का कद नापने वालों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। फिल्मों में डायलॉग सुना होगा ना आपने, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सिनेमा के पर्दे पे शत्रुघ्न सिन्हा ने जब ये डायलॉग बोला था तब लाखों लोगों के दिल हिले थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान की सियासत का वो एक ही किरदार है जो हर राख के जर्रे से बारूद बनता है और बारूद बन के अपने सियासी दुश्मनों के बड़े से बड़े गढ़ में सेंध लगाता है। तो उस एक किरदार का नाम है नारायण दत्त तिवारी। जीवन काल में कई ऐसे दौर आए जब लोगों ने सोचा एनडी तिवारी अब राख है, लेकिन एनडी तिवारी ने उसी राख से बारूद बन के सियासत में धमाका किया और हर धमाके से अपने सियासी दुश्मनों को ढेर किया। आज आपको एनडी तिवारी की वो यशस्वी गाथा सुनाएंगे जिस गाथा के सामने आपको एनडी तिवारी का अपयश बौना सा लगने लगेगा। ऐसा नहीं है कि अपयश नहीं बताएंगे, अपयश की कहानी भी सुनाएंगे, मगर साथ ही साथ किसी का किरदार अगर समूचा नापना है तो उसके जीवन काल के मात्र एक प्रसंग को बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण करके समझाने से उसका जीवन काल बहुत छोटा हो जाता है। चलिए हमारे साथ आज से तकरीबन 97 बरस पहले, ये 1925 का दौर था। ये वही वर्ष था जिस वर्ष बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी इस देश में। काकोरी कांड हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था और इसी साल 18 अक्टूबर को पहाड़ के कोने पर नैनीताल के सुरम्य परिवेश में नारायण दत्त तिवारी का जन्म होता है। पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो घर की माली हालत ठीक नहीं थी। आमतौर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की माली हालत ठीक नहीं होती थी अगर उनका कोई स्व व्यवसाय नहीं। नारायण दत्त तिवारी का घर भी किसानी परिवार से जुड़ा हुआ था, जो गांव में खेती वेती होती थी। पहाड़ पे खेती का स्तर भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो सामान्य परिवेश में पढ़ाई चल रही थी। 6-7 वर्ष होते होते एनडी तिवारी का कामकाज भी बिल्कुल वैसा ही चलने लगा जैसे गांव के किसी भी बच्चे का। एक दिन ऐसे ही गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने एनडी से पूछा, बड़े होके क्या बनोगे? एनडी तिवारी ने कहा, कुछ भी बनूंगा मगर इस इलाके का सबसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। ताऊ मुस्कुराने लगे, बोले जब अभी ऐसे ही हो तो आगे भी ऐसे ही रहोगे, क्या कर लोगे ऐसा जो इन लोग से बड़े बन जाओगे? ताऊ ने बात मजाक मजाक में करी थी, मगर एनडी तिवारी के दिमाग में ये बात घर कर गई। सोचा क्या करें ऐसा जो आसपास कोई नहीं कर रहा है। तो ध्यान आया पढ़ाई। पढ़ाई आसपास कोई नहीं कर रहा है। विद्यालय जाने वाले लोगों की संख्या उंगली पे थी आसपास के इलाके में, कारण विद्यालय थे नहीं। ये बहुत सारे बच्चे विद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पाते थे, मगर एनडी तिवारी ने तय किया कि वो पढ़ाई करेंगे और पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे। पास का विद्यालय घर से 12 किलोमीटर की दूरी पे था। पहाड़ी रास्ता, जंगलों को पार करके जाना पड़ता था, मगर एनडी तिवारी हार मानने वालों में से नहीं थे। 10 वर्ष की आयु थी एनडी तिवारी की जब पहाड़ी जंगलों को पार करके चीड़ और देवदार के बड़े बड़े पेड़ों के कांटों को पार करते हुए तिवारी पहले दिन स्कूल पहुंचे थे। स्कूल पहुंचे तो ना बस्ता था, ना कॉपी थी, ना किताब। सामने अध्यापक बैठे थे। छोटा सा बच्चा, कल्पना करिए 10 वर्ष का, विद्यालय के अध्यापक के पास आया और बोला, पढ़ना है मास्टर जी। तो मास्टर जी मुस्कुराए, बोले क्या पढ़ोगे? एनडी ने कहा, जो आप पढ़ाएंगे वही पढ़ लेंगे। बोला कहां से आए हो? गांव का नाम बताया तो अध्यापक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, इतनी दूर से बच्चा आया है। बच्चे की लगन देख के अध्यापकों ने उसे कहा, बेटा अभी नहीं पढ़ पाओगे, अभी तुम बहुत छोटे हो, यहां जरा बड़े दर्जे की पढ़ाई होती है। क्योंकि एनडी तिवारी को तब कुछ भी नहीं आता था। एनडी ने कहा, गुरुजी आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस हमें पढ़ने दीजिए।
तो उनमें से एक अध्यापक ने एक किताब दी, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों की किताब थी, जिनमें जैसे होता नहीं फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल्स के नेम, तमाम तरीके के अलग अलग जानवरों के नाम इंग्लिश में लिखे होते हैं, फिर हिंदी में लिखे होते हैं। वो पूरी किताब दी और बोला इसे जाओ 10 दिन इसे पढ़ना और 10 दिन के बाद आना, इसमें से हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, परीक्षा लेंगे, सफल हो गए तो विद्यालय में प्रवेश देंगे। एनडी तिवारी वो किताब लिए और फिर वापस 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके शाम के 5-6 बजे के करीब घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद अगले दिन से लोगों ने देखा एनडी तिवारी और कुछ करें ना करें मगर उस किताब को दिन भर अपने साथ रखे रहते थे, जो भी काम करते रहते थे किताब पढ़ते रहते थे। और 10 दिन के दिए गए समय के स्थान पे 4 दिन के बाद एनडी तिवारी दोबारा विद्यालय पहुंचते हैं, वो किताब मास्टर जी को देते हैं और कहते हैं सुनिए मास्टर जी, पूरा याद कर लिया है। अध्यापक एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं कि जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं जानता था, केवल अपना नाम लिखना और हिंदी अंग्रेजी के वर्णों से परिचित था, वो इतना याद कर लिया 4 दिन में। अध्यापक ने तुरंत किताब पलटी और किताब में से एक शब्द बोला स्नेल का मतलब बताओ। अब स्नेल माने क्या होता है? घोंघा। तिवारी ने झट से बता दिया। जैसे बताया घोंघा, अध्यापक मुस्कुराने लगे और उन्होंने उसी समय एनडी तिवारी को सीधा 4ठी कक्षा में प्रवेश दे दिया। एनडी तिवारी सीधा 4th क्लास से विद्यालय में पढ़ना शुरू किए और फिर यह यात्रा रुकने वाली नहीं थी। अब एनडी रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें अलग दिखने का एक साधन मिल चुका था और इस साधन को पकड़ के वो बहुत दूर जाने वाले थे। पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई में बहुत प्रवीण थे। विद्यालय में प्रथम आना तो बाएं हाथ का खेल होता था, बिना कुछ प्रयास किए ही हो जाता था। अच्छे खासे तरीके से पढ़ते चले गए, मगर 1942 का दौर आया, तब एनडी 17-18 साल के हो चुके थे। पिता भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं के साथ दौरे पे थे। कांग्रेस का जोर था, महात्मा गांधी की आवाज में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ देश की जनता सड़कों पे थी, और जब जनता सड़कों पे थी तो एनडी भी पीछे नहीं रहने वाले थे। क्या किया एनडी ने? अंग्रेजों को भगाने के लिए पंपलेट्स लिखना शुरू किए। पंपलेट्स पे ऐसे ऐसे संकेत लिखते थे, ऐसे ऐसे मैसेज लिखते थे, जिन मैसेज से अंग्रेजों की नींद उड़ गई, क्योंकि ऐसे गोपनीय ठिकानों के मैसेज होते थे और कार्यकर्ताओं के छुपने के ऐसे गोपनीय ठिकाने होते थे कि एक कार्यकर्ता पंपलेट पढ़ के समझ जाता था आगे क्या करना है, और पंपलेट दूसरी जगह जाता था, दूसरा कार्यकर्ता वही करता था। देखते ही देखते नैनीताल के आसपास के इलाके में भारत छोड़ो आंदोलन ने वो रफ्तार पकड़ी कि उस रफ्तार को थामने के लिए अंग्रेजों के पसीने छूट गए। किसी को मालूम नहीं चल रहा था कार्यकर्ता इतनी तेजी से मूव कैसे कर रहे हैं और हमारे ठिकाने कैसे पता कर पा रहे हैं। कुछ देर के बाद अंग्रेजों को मालूम चला कि इसके पीछे एक पंपलेट है। पंपलेट पकड़ने के पीछे मालूम हुआ तो पता चला पंपलेट लिखने वाला एक 17 साल का नौजवान है, नाम है नारायण दत्त तिवारी। तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। तिवारी के पिताजी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। अब तिवारी को गिरफ्तार किया गया और जिस जेल में रखा गया, जब तिवारी जेल की बैरक में पहुंचे तो मालूम चला इसी जेल में उनके पिताजी भी हैं। तो 17 वर्ष के क्रांतिकारी अपने पिता क्रांतिकारी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की सजा भुगतने के लिए जेल में पहुंच चुके थे। कारण पंपलेट्स। मगर वो पंपलेट्स अंग्रेजों का पीछा तब भी नहीं छोड़ने वाले थे जब एनडी जेल पहुंच गए थे। पंपलेट्स तब भी परेशान कर रहे थे। अंग्रेजों ने एनडी तिवारी की सजा को 1 महीने से बढ़ा के 1 साल किया और 1 साल से बढ़ा के 2 साल कर दिया कि 2 साल तक ये बंदा अंदर रहेगा, तब इन पंपलेट्स को हम बटोर लेंगे और इन पंपलेट्स के सहारे होने वाले इतने भीषण आंदोलन की रफ्तार थाम लेंगे। जब 19 वर्ष के एनडी तिवारी जेल से निकले तो घर वालों को इल्हाम हो चला था कि ये लड़का बहुत दूर जाने वाला है। तो पिताजी आए और एनडी तिवारी से खुद बोले कि बेटा अब आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें इलाहाबाद जाना पड़ेगा, यहां उतनी पढ़ाई संभव नहीं है और तुम्हारे अंदर का व्यक्तित्व देख के मुझे लगता है इलाहाबाद की धरती तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। इलाहाबाद उन दिनों राजनीति की नर्सरी हुआ करता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आनंद भवन, अल्फ्रेड पार्क, स्वतंत्रता संग्राम के इतने प्रतीक इस शहर में बिखरे पड़े थे कि राजनीति से लेके क्रांतिकारी आंदोलन तक हर पौधे की नींव इलाहाबाद की रगों से निकलती थी। और अब एनडी तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कदम रख चुके थे। एनडी तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए, पहले बीए में दाखिला लिया, यूनिवर्सिटी टॉप।
फिर एमए में दाखिला लिया, यूनिवर्सिटी टॉप। धीरे धीरे कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़ने लगे और 1947 में जिस बरस भारत को आजादी मिली, उस बरस एनडी तिवारी के जीवन में भी कुछ बहुत बड़ा घटा था। क्या घटा था? तो एनडी तिवारी उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बन चुके थे। अपनी मेधा के दम पे पहाड़ से निकला एक लड़का इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी नर्सरी था, उसका प्रधान बन चुका था। 1947 में कांग्रेस के छात्र संगठन के बैनर तले छात्र संघ अध्यक्ष बनने वाले एनडी तिवारी भारत की आजादी के बाद भी लगातार अध्ययन में जुटे रहे। इसके बाद एलएलबी किया और उसमें भी विश्वविद्यालय टॉप किया। ये मेधा का कमाल था एनडी तिवारी का। लगातार राजनीति में सक्रियता बढ़ने लगी तो विचारधारा के स्तर पर मतभेद होने लगे। नेहरू के समाजवाद से पूरी तरह प्रभावित नहीं थे एनडी, पूरी तरह प्रभावित नहीं थे तो कांग्रेस में शामिल कैसे होते? तब वो दौर था जब विचारधारा के आधार पर पार्टियां चुनी जाती थीं। तब राजनीतिक सत्ता पाने के लालच में पार्टियां नहीं चुनी जाती थीं। एनडी ने अपनी विचारधारा के साथ जाने का फैसला किया और तमाम समाजवादी गुट वाले नेताओं के गुट में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी में 1952 का पहला चुनाव बरेली विधानसभा से लड़ा और जीत के विधायिका पहुंचे। बरेली विधानसभा से जीत के एनडी जब विधायिका पहुंचे तो सदन के भीतर नजारा देखने लायक था। भाई, कांग्रेस की तूती बोलती थी। कांग्रेस के सिवा और विधायक थे ही कितने, मुट्ठी भर। और उन मुट्ठी भर विधायकों में एनडी तिवारी जब अपने को खड़ा पाते थे तो सोचते थे यहां से क्या हो सकता है आगे। मगर एनडी को अपनी मेधा पे भरोसा था, तो जब भी भाषण देने का मौका आता था एनडी जमकर बोलते थे। और सदन में एनडी के भाषणों की वो महत्ता होती थी कि सत्ता पक्ष के कई नेता, मसलन कमलापति त्रिपाठी हो, सीबी गुप्ता हो, डॉक्टर संपूर्णानंद हो, ये एनडी के भाषण से इतने प्रभावित थे कि एनडी को कांग्रेस में लाने की कोशिशें भी उसी समय से तेज हो गई थी। मगर एनडी कांग्रेस में जाने को तब तक तैयार नहीं थे, क्योंकि एनडी को अपनी विचारधारा पे भरोसा था। इसके बाद साल 1957 का दौर आया। अगला चुनाव लड़ा एनडी ने, फिर जीत के विधायिका पहुंचे और इस दौर में एनडी का एक भाषण पूरे देश में फेमस हुआ। कौन सा भाषण था वो? लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन दिनों लखनऊ में एक चर्चा रहती थी कि भैया सत्ता पक्ष के किसी नेता का भाषण सुनो या ना सुनो, नेता विपक्ष का भाषण सुनने जरूर जाओ, क्योंकि तब तक भाषण क्षमता और वक्ता शैली, मेधा शक्ति के दम पे एनडी तिवारी विपक्ष के नेता बन चुके थे और कांग्रेस के बजट सत्र पर दिए गए एनडी तिवारी के भाषण की एक एक लाइन बड़े बड़े आर्थिक विमर्श के दरवाजे खोल रही थी। एनडी तिवारी के भाषण की एक एक लाइनों में ज्ञान झलक रहा था और जिस ज्ञान को पाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पेशल पास लेके गए थे बजट सत्र पे नेता विपक्ष का भाषण सुनने। ये धार होती थी एनडी तिवारी के भाषण की। खैर, दौर गुजरा, 1962-1963 का दौर आया। इस दौरान एनडी तिवारी ने एक फेलोशिप अप्लाई की थी, यानी रिसर्च करने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी अमेरिकी चुनाव विधान पे, यानी अमेरिका में किस तरीके की चुनाव प्रणाली है, वहां कैसे चुनाव होता है, वहां कैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स में जंग होती है, किन विचारधाराओं के आधार पे होती है। इन तमाम विषयों पे रिसर्च करने के लिए एनडी तिवारी ने एप्लीकेशन दी थी और वो एप्लीकेशन एनडी तिवारी की मेधा शक्ति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्वीकार कर ली थी और एक बरस के लिए एनडी तिवारी को रिसर्च करने के लिए अमेरिका जाना था। इसी बीच एनडी तिवारी का एक विवाह भी हो चुका था। 1954 में एनडी तिवारी ने पारिवारिक मर्जी से सुशीला से शादी कर ली थी और सुशीला तिवारी के साथ एनडी तिवारी 1963 में अमेरिका रवानगी के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे। एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे कि अचानक से किसी ने आके आवाज दी, अरे तिवारी साहब, राव साहब बुला रहे हैं। एनडी तिवारी ने कहा, राव साहब? चलिए चलिए चलिए। अब ये मत समझ लीजिएगा पीवी नरसिम्हा राव बुला रहे थे। अरे पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे जनाब, लखनऊ नहीं। लखनऊ में एक और राव साहब का जलवा था, एन चेलपति राव। अब आप कहेंगे ये भला क्या है? तो एन चेलपति राव नेशनल हेराल्ड के एडिटर थे। नेशनल हेराल्ड अखबार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू निकालते थे और 1948-49 के आसपास उन्होंने ही इस अखबार के संपादक के तौर पे चेलपति राव को बिठाया था और अपने दौर के महान संपादकों में गिनती होती है चेलपति राव की। खुददारी ऐसी कि अभी मैं आपको आगे वाले समय में एनडी तिवारी के साथ ही हुए एक किस्से के सहारे चेलपति राव की खुददारी की गाथा बताऊंगा। चेलपति राव एयरपोर्ट पे तिवारी के पास आए और तिवारी से बोले कि अमेरिका जा रहे हो? तो
तो एनडी ने कहा कि जी अमेरिका जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा अमेरिका जा रहे हो तो जरा कुछ खबरें भी लिख दिया करना, कुछ खबरें लिख के दे दोगे तो हम अपने अखबार में छाप देंगे। एनडी तिवारी को लगा प्रस्ताव अच्छा है, तब तक कुछ कमाई धमाई भी होती रहेगी, चलो बढ़िया है। एनडी तिवारी पत्रकार बन गए। माने नेता बनने के बाद कितने लोग पत्रकार बने हैं इतिहास में खोजिएगा आप। पत्रकार बने लोग तो कई दफा नेता बन गए, मगर नेता कितनी दफा पत्रकार बना है ये दिलचस्प है। खैर एनडी तिवारी अमेरिका गए, वहां पे जबरदस्त तरीके से रिसर्च की और हर दूसरे दिन एनडी तिवारी के नाम के साथ नेशनल हेराल्ड में अमेरिकी चुनाव की खबरें जरूर छपती थी। इतने नियमित तौर से खबरें लिखते थे, पत्रकार के तौर पे भी एनडी तिवारी ने खूब नाम कमाया। नेशनल हेराल्ड में लिखे उनके लेख जबरदस्त कामयाबी और जबरदस्त लोकप्रियता बटोर रहे थे एनडी तिवारी की। खास तौर से एनडी तिवारी का लिखा गया एक लेख जिसने पूरे अमेरिका में धूम मचाई थी, क्योंकि एनडी तिवारी लेख अंग्रेजी में लिखा करते थे, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी अखबार था, तो वो खबरें अमेरिकी भी पढ़ते थे। एनडी तिवारी ने जॉन कैनेडी की विरासत इस शीर्षक के साथ अमेरिका में जॉन कैनेडी के दिए गए योगदान और जॉन कैनेडी की विचारधारा पर चलने के बाद अमेरिका के भावी राजनीतिक बदलावों को देखते हुए एक बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा था, जिस लेख की तारीफ अमेरिका के बड़े बड़े विश्वविद्यालय प्रशासकों के द्वारा की गई थी। एनडी तिवारी अमेरिका में भी फेमस हो रहे थे, मगर एनडी तिवारी एक कोशिश में जुटे हुए थे जो कोशिश तब तक शायद किसी ने नहीं की थी, क्योंकि एनडी तिवारी के अमेरिका रहते ही अमेरिका में चुनाव भी हो रहे थे। जॉन कैनेडी की असामयिक मृत्यु के बाद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स के बीच में जबरदस्त जंग हो रही थी, मगर डेमोक्रेट प्रत्याशी जॉन लिंडन का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। तो एनडी तिवारी लगातार कोशिश में थे कि लिंडन का इंटरव्यू करने को मिल जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति का इंटरव्यू, कोई इंडियन जर्नलिस्ट। तब तक ये करिश्मा हुआ नहीं था कभी, अभी भी शायद बहुत कम होगा, अगर हुआ भी होगा मेरे ध्यान में नहीं है, अगर आपको मालूम हो तो बहुत गिने चुने होंगे। नारायण दत्त तिवारी ने राष्ट्रपति बनने के बाद जॉन लिंडन का इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू नेशनल हेराल्ड में छपा और दुनिया के बेस्ट सेलर इंटरव्यूज में उस दौर के उसकी गिनती होती है। तो एनडी तिवारी इस तरह से अमेरिकी प्रवास पर 1 वर्ष का समय गुजार रहे थे। 1 वर्ष के समय के बाद जब भारत लौटे तो परिस्थितियां 180 डिग्री बदल चुकी थी, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी का परचम थामे वो विधायिका में बैठते थे, उस समाजवादी पार्टी के 90% नेता कांग्रेस में जा चुके थे, पार्टी बची नहीं थी। तो एनडी तिवारी को भी करनी तो राजनीति ही थी, तो एनडी तिवारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब यहां तक मैं आपको मेधा शक्ति वाले एनडी तिवारी का परिचय दे रहा था ना, अब देखिए एनडी तिवारी कैसे 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 आगे आगे राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए राजनीति में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं। यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है कि इतनी जल्दी कोई नेता सफलता के इतने पायदान कैसे पार कर सकता है, मगर इसके लिए भी एनडी के पास एक ब्रह्मास्त्र था। वो क्या था अभी आपको बताता हूं। तो हुआ क्या, एनडी तिवारी वापस आ गए, यहां से फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर से जीते। मेधा शक्ति के कारण इंदिरा गांधी की भी नजर में थे, वो दौर इंदिरा गांधी का था। 1969 में जब कांग्रेस दो फाड़ हुई तब भी एनडी तिवारी ने इंदिरा वाले गुट का दामन थामा था, इसीलिए एनडी तिवारी गांधी परिवार के भी करीबी होते जा रहे थे। फिर 1975 के दौर में जब देश में आपातकाल लगा और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक विरासत संभालने की बारी आई, तो इंदिरा गांधी ने नारायण दत्त तिवारी का नाम लिखा और एनडी तिवारी पहली दफा इतने लंबे सफर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे बैठे। अब यहां से एनडी तिवारी बिल्कुल अलग नजर आएंगे आपको, इसके पहले के एनडी तिवारी बिल्कुल अलग थे, यहां से बिल्कुल अलग होंगे। 1975 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडी तिवारी ने 3 काम बहुत बखूबी अंजाम दिए, और ये तीनों काम कांग्रेस के जिन जिन मुख्यमंत्रियों ने किए वो इंदिरा गांधी के करीबी हो गए। 3 काम क्या? नंबर 1, इंदिरा गांधी के 5 सूत्रीय आपातकालीन कार्यक्रमों को गांव गांव घर घर पहुंचाना। नंबर 2, संजय गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को गांव गांव घर घर पहुंचाना। और तीसरा काम, आपातकाल के विरोधी यानी कांग्रेस पार्टी के विरोधी नेताओं यानी इंदिरा गांधी के विरोधी नेताओं को जमकर जेल में ठूंसना और यातनाएं देना। इन तीनों कामों में एनडी तिवारी को महारत हासिल थी। उत्तर प्रदेश में जमकर गिरफ्तारियां की गईं, जमकर नसबंदी के कार्यक्रम चलाए गए, जम के इंदिरा गांधी के प्रोग्राम चलाए गए। माने एनडी तिवारी ने चाटुकारिता की हदें पार कर दी। एनडी तिवारी जो खुद कभी विपक्ष का दामन थाम के विधायिका में गर्जा करते थे, वो अब विपक्ष के नेताओं को कारागार की हवा खिलवा रहे थे।
अब इसे राजनीति का करिश्मा कह लीजिए या राजनीतिक व्यवस्था, पर जो भी थी, एनडी तिवारी इन तीनों कामों को करने में रत थे। संजय गांधी के साथ चापलूसी के किस्से इतने मशहूर हैं तिवारी साहब के कि एक दफा संजय गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए थे, तो भाई साहब एक मंदिर के दर्शन करने चले गए नेताओं के साथ। अब नेताओं का जमघट होता था, तो जब अंदर गए दर्शन करने तो चप्पल बाहर उतार के जाएंगे, बाहर आए तो चप्पल मिल नहीं रही थी। तब तक अचानक संजय गांधी के सामने हाथ में संजय गांधी की चप्पल लेके एनडी तिवारी आ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब। अब कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसे नेता के सामने जो ना प्रधानमंत्री है ना राष्ट्रपति है, कि कोई भी संवैधानिक सत्ता पे नहीं विराजमान है, उस नेता के सामने हाथ में चप्पल लेके खड़ा है कि आइए हुजूर चप्पल पहनिए। इसे कहते हैं राजनीतिक चाटुकारिता और इसे कहते हैं राजनीतिक विवशता। खैर, संजय गांधी के साथ एनडी तिवारी के ऐसे ही दिन चलते रहे। बड़े मधुर संबंध थे तिवारी साहब के। इसी बीच एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश में एक और नाम से विख्यात हो गए। नारायण दत्त तिवारी नहीं, नो डिले तिवारी। नो डिले तिवारी इसलिए क्योंकि एनडी तिवारी ये सब काम तो कर ही रहे थे। निदा फाजली का शेर है ना, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो एनडी तिवारी में भी 10-20 व्यक्तित्व थे। एक चाटुकार वाला था, एक मैंने मेधा शक्ति वाला बताया, अब एक कुशल प्रशासक वाला व्यक्तित्व भी है। एनडी तिवारी बहुत अच्छे कुशल प्रशासक के तौर पे जाने जाते थे, क्योंकि उन्हें अधिकारियों से काम करवाना आता था। कोई भी काम अगर वो सेक्रेटरिएट के किसी सेक्रेटरी को देते थे तो उनकी एक आदत थी, जैसे मान लो सुबह 9 बजे आपने बुलाया काम करने के लिए, तो एनडी तिवारी सुबह 9 बजे सेक्रेटरी से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि ये काम कर देना, इस फाइल पे सिग्नेचर, इस फाइल पे सिग्नेचर, इस फाइल पे सिग्नेचर। सेक्रेटरिएट ने कहा ठीक है। के बाद एनडी उस सेक्रेटरी से कह देते थे शाम वाला नाश्ता मेरे साथ करके जाना। अब आप कहेंगे भला इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि एनडी तिवारी ने टाइम लिमिट तय कर दी थी उस सेक्रेटरी की, क्योंकि वो सेक्रेटरी जानता था जब शाम के नाश्ते की टेबल पे वो तिवारी के साथ फिर बैठेगा तो तिवारी फिर उस फाइल का जिक्र करेंगे। इसीलिए 9 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ही वो फाइल सिग्नेचर हो जाती थी, और जो काम सेक्रेटरिएट के सेक्रेटरी हफ्तों में पूरा करते हैं वो काम तिवारी 6 घंटे में पूरा करा लेते थे। इसीलिए तिवारी इस दौर में नो डिले तिवारी के नाम से मशहूर हुए। कई बड़े बड़े तिकड़मी फैसलों को बहुत चुटकी में निपटा दिया था तिवारी ने इस दौर में। मगर जब 77 में पूरे देश में इंदिरा गांधी की सरकार गई तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार गई। कांग्रेस की सरकार गई तो एनडी मुख्यमंत्री पद से हट गए और एनडी ने दिल्ली का रुख कर लिया। दिल्ली का रुख इसलिए ताकि इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के करीबियों का विश्वास पात्र बना जा सके। और इस दौर में भी एनडी तिवारी की तूती दिल्ली में बोल रही थी, क्योंकि एनडी इंदिरा के करीबी हो चुके थे, संजय गांधी के करीबी थे ही। और 77 से लेके 80 के जिन 3 सालों में संजय गांधी ने संघर्ष करके इंदिरा कांग्रेस को नए सिरे से सत्ता पे पहुंचाने की तमाम कोशिशें तेज की थी, उस हर कोशिश का हिस्सा एनडी तिवारी भी थे। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के साथ संघर्ष करके एनडी तिवारी ने कांग्रेस को दोबारा सत्ता दिलाई। मगर अब एनडी केंद्र के हो चुके थे, केंद्रीय राजनीति देख रहे थे। इसी दौर में इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया एनडी को, उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई और एनडी हर जिम्मेदारी पर खरे उतर रहे थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी संकट आया, वीपी सिंह का। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने डाकुओं की सामूहिक हत्या के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस के सामने नया प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया कि अब कांग्रेस को कौन संभालेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले थे। ऐसे में कांग्रेस के अलग अलग गुटों में बंटने के कारण कांग्रेस के चुनाव हारने की सबसे ज्यादा संभावना थी, और इस संभावनाओं को निर्मूल करने के लिए किसी ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो सबको एक कर दे और नए सिरे से संघर्ष करके पार्टी को सत्ता पे काबिज करा दे। और एक ही जवाब था, तिवारी, एनडी तिवारी। इंदिरा गांधी ने इसके लिए वीपी सिंह से मशवरा भी किया था। संतोष भारती की जो किताब है बड़ी मशहूर, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, सोनिया गांधी और मैं, उस किताब में एक किस्से का जिक्र मिलता है कि किस तरह से वीपी सिंह को इंदिरा गांधी ने सूचित किया था कि तिवारी बेहतर रहेंगे, तिवारी चुनाव जिता देंगे, और फिर वीपी सिंह ने उसमें हाँ की थी। तो उस किस्से के बाद तिवारी को दोबारा उत्तर प्रदेश की कमान संभाली गई। तिवारी दोबारा यूपी के सीएम बने और कांग्रेस को सत्ता दिलाने में कामयाब भी रही। मगर इसके बाद फिर किन्हीं कारणवश कांग्रेस की सरकार गई, फिर एनडी तिवारी ने दिल्ली का रुख किया। इसके बाद वीर बहादुर सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब कांग्रेस की नैया डूबने ही वाली थी कि राजीव गांधी ने फिर से एनडी तिवारी को यूपी भेज दिया।
एनडी तिवारी तीसरी दफा सीएम बने, मगर इस दौर में एनडी तिवारी का एक और नाम मशहूर हुआ, न्यू दिल्ली तिवारी। अब आप कहेंगे ये क्या बला है? तो न्यू दिल्ली तिवारी इसलिए कहे जाते थे क्योंकि अपने हर फैसले के लिए वो राजीव गांधी का रुख करते थे, अपने हर फैसले के लिए राजीव गांधी की ही तरफ तकते थे, अपने हर फैसले के लिए दिल्ली उड़ते रहते थे। लखनऊ से दिल्ली की यात्राएं तो जनाब ने इतनी कर ली थी कि इतने दौरे यूपी में न किए थे कभी। मतलब 365 में से 200 दिन लखनऊ में और 165 दिन दिल्ली में गुजारा करते थे, इसीलिए न्यू दिल्ली तिवारी के नाम से मशहूर हुए। मगर अब कांग्रेस के दिन चले गए थे। मंडल आयोग के बाद सियासत 180 डिग्री के मोड़ पे खड़ी थी। सियासत उस मोड़ पे खड़ी थी जिस मोड़ पर यूपी को 2 महारथी मिलने वाले थे, जिन 2 महारथियों ने दिल्ली की हर ताकत के लिए उत्तर प्रदेश को सबसे बुरा सपना बना दिया था। आने वाले 3 दशकों तक दिल्ली की किसी भी ताकत को यूपी में काबिज नहीं होने दिया था इन 2 चेहरों ने, नाम मुलायम सिंह यादव और मायावती। जिस मोड़ पे द्वारपाल की तरह मुलायम और मायावती खड़े थे, उस दौर पे पहुंच के एनडी तिवारी ने सियासी दम तोड़ दिया और एनडी तिवारी की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस यूपी में सत्ता नहीं बचा पाई। बस यही दौर था जिस दौर के बाद एनडी का जलवा समाप्त हुआ, जिस दौर के बाद लोगों ने समझा एनडी राख में तब्दील हो गए। चूंकि एनडी तिवारी का एक और सपना चकनाचूर होने वाला था 1991 में, जो सपना एनडी को सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखा रहा था। अब आप कहेंगे ये क्या बला है, तो जरा डिकोड करके समझिए। जब कांग्रेस की सरकार गई तब एनडी दोबारा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ आए। राजीव गांधी के केंद्रीय नेतृत्व में लगातार चुनाव चल रहे थे, जिन चुनाव में एनडी तिवारी की अच्छी खासी सहभागिता थी, क्योंकि एनडी तिवारी संजय गांधी गुट से शिफ्ट होकर राजीव गांधी की गुट में बहुत अच्छी तरह से आ गए थे। जैसे कि कमलनाथ हुआ, ऐसे नेता जो संजय गांधी गुट में भी थे और राजीव गांधी के गुट में भी थे। मगर राजीव गांधी की असामयिक मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने सत्ता के मुखिया का प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जवाब में सिर्फ 2 ही नाम आ रहे थे, एक पीवी नरसिम्हा राव, एक एनडी तिवारी। एनडी तिवारी का पलड़ा ज्यादा भारी था क्योंकि एनडी तिवारी 3 बार के सीएम रह चुके थे, प्रशासनिक अनुभव ज्यादा था और दलों के साथ सहभागिता करने का भी अनुभव था, अन्य दलों में स्वीकारता भी रखते थे, जिससे भावी गठबंधन के लिए भी तिवारी अधिक उपयुक्त थे। ऐसे में कांग्रेस के अंदर बाहर, प्रदेश की मीडिया में हर तरफ ये खबर थी कि तिवारी उत्तर प्रदेश के भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मगर तिवारी के हर सपने को चकनाचूर कर दिया दिलीप कुमार साहब ने। अब आप कहेंगे दिलीप कुमार साहब ने कैसे कर दिया? तो दिलीप कुमार साहब की एक रैली के बाद नैनीताल का माहौल बदला और माहौल बदलने के कारण तिवारी चुनाव हार गए। डिटेल में जानना है कि दिलीप कुमार ने कैसे तिवारी को पीएम नहीं बनने दिया, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। वहां मैंने विस्तार से समझाया है कि कैसे दिलीप कुमार ने तिवारी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो खैर 3 बार के कार्यकाल के बाद, प्रधानमंत्री का सपना चकनाचूर होने के बाद तिवारी बागी मूड में आ गए। अब आप कहेंगे ये कौन से तिवारी हैं? अभी तक तो चाटुकार तिवारी, विनम्र तिवारी, मेधा शक्ति वाले तिवारी, एक और तिवारी है बागी तिवारी। तिवारी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना डाली। क्या नाम रखा? तिवारी कांग्रेस। तिवारी कांग्रेस में किसे शामिल किया? अर्जुन सिंह को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह। लोगों को लगा तिवारी और अर्जुन सिंह वाली इस पार्टी में कुछ दम होगा, मगर अब सियासत बदल चुकी थी। अब तिवारी इस सियासत में फिट नहीं बैठते थे, तिवारी इस सियासत के हिसाब से चल नहीं पाते थे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी का जादू नए सिरे से बुनने लगा था। वाजपेयी के भाषणों की धार के आगे तिवारी फीके पड़ते गए और देखते ही देखते तिवारी कांग्रेस एक नाम मात्र भर के रह गई। आने वाले समय में तमाम नेता, जिसमें स्वयं एनडी तिवारी भी थे, तिवारी कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए और 1996-97 आते आते ये पार्टी समाप्त हो गई। एनडी तिवारी वापस कांग्रेसी हो चुके थे, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ चुकी थी और यह तय था कि अब नारायण दत्त तिवारी का सियासी भविष्य समाप्त। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, हर राख के जर्रे से बारूद बन के सियासी किलों को ध्वस्त करना तिवारी को आता था और तिवारी आने वाले समय में यही करने वाले थे। 1 दशक से जिस नेता को लोग सियासी राख समझ रहे थे, वो अचानक बारूद बनने वाली थी। 2000 के आसपास की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की तरफ से उत्तराखंड बनने का प्रावधान किया गया और 2002 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग चुनाव हुए, तो इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से तिवारी ने पहाड़ में जान लगा दी। ऐसा प्रचार किया कि एनडी तिवारी के पीछे
भाजपा सरकार, जो सरकार उत्तराखंड बना रही थी, लोगों ने उस सरकार से मुंह फेर लिया और तिवारी को प्रचंड बहुमत देके सत्ता पर काबिज करा दिया। एक दशक से सियासी राख बन के सो रहे एनडी तिवारी अचानक से बारूद बनते हैं और उत्तराखंड की सत्ता पर विराजमान होते हैं। यह चौथी बार का मुख्यमंत्री कार्यकाल था तिवारी का, और यकीन मानिए तिवारी के आलोचक भी कहते हैं कि 2002 से लेकर 2007 ये उत्तराखंड के स्वर्णिम 5 साल थे, जिन 5 सालों में शायद उत्तराखंड ने अब तक का सबसे ज्यादा विकास किया था। तिवारी ने शहर दर शहर दौरे किए थे, अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का लोहा मनवाया था, और 80 बरस के तिवारी ने जिस रफ्तार से मुख्यमंत्री पद के दौरे किए थे वो सबको चौंका रहा था। फिर 2007 आता है, तिवारी चुनाव हारते हैं, नए सिरे से तिवारी सियासत में नए किरदार करने के लिए तैयार होते हैं। तब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी, तो तिवारी को उनके इतने वर्षों की, इतने दशकों की मेहनत का इनाम मिलना स्वाभाविक था। तिवारी को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया और राजभवन में आराम करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में तिवारी को हैदराबाद रवाना कर दिया गया। अब आप कहेंगे तिवारी की कहानी खत्म। ना ना ना, ये तिवारी की यशस्वी गाथा समाप्त है। अब उनके अपयश की वो कालिमा आ रही थी जिसने तिवारी को कामयाब राजनेता से हास्यास्पद व्यक्ति बना के छोड़ दिया। जिस किस्से ने एनडी तिवारी के नाम पर छद्म मुस्कान लाने को मजबूर कर दिया हर व्यक्ति को, वो अब घटने वाला था। दरअसल जिन दिनों तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर हैदराबाद के राजभवन में अपना कार्यकाल संभाल रहे थे, उसी दौर में आंध्र प्रदेश के एक न्यूज चैनल एबीएन आंध्रा ज्योति ने एनडी तिवारी का एक स्टिंग किया, जिस स्टिंग के वीडियो में एनडी तिवारी 4 से 5 लड़कियों के साथ आपत्तिजनक परिस्थितियों में स्पष्ट तौर से देखे जा सकते थे। बस कहना क्या था, तस्वीरें बाहर आई, मीडिया में सर्कुलेट हुई और देखते ही देखते इस देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया। भाई ये किसी भी पार्टी के लिए, खास तौर से अगर सत्तारूढ़ दल है, शर्मसार करने वाला विषय है कि उसकी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता राज्यपाल के तौर पे राजभवन के भीतर ऐसी हरकतें करता हुआ साफ तौर से पकड़ा जाए। नारायण दत्त तिवारी की ये तस्वीरें इतनी वायरल हुई कि लोग एनडी तिवारी की कुंडली खंगालने लगे। कुंडली क्यों खंगालेंगे? इसलिए खंगालने लगे कि देखें तिवारी जी ने पहले कौन कौन से कारनामे किए थे, ताकि इन तस्वीरों को कुछ पुख्ता प्रमाण दिया जा सके। तो एनडी तिवारी के विषय में कई टिप्पणियां सामने आने लगी। आपको उनमें से सिर्फ एक टिप्पणी बताता हूं, दिलचस्प है। खुशवंत सिंह ने लिखी है, खुशवंत सिंह वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने अपनी किताब में एनडी तिवारी से जुड़ा हुआ एक किस्सा लिखा है जो अपने आप में मुकम्मल बयान है एनडी तिवारी के व्यक्तित्व का। खुशवंत सिंह अपनी स्टाइल में लिखते हैं, तो अपनी स्टाइल में उन्होंने किताब में लिखा कि एक दिन मैं और एनडी तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बंबई से दिल्ली आने के लिए फ्लाइट में चढ़े। बंबई से जैसे ही फ्लाइट आसमान में उड़ी, मेरी तरफ तो कोई नहीं देख रहा था, मगर प्लेन की जितनी एयर हॉस्टेसेस थीं, जितनी, सब की सब एनडी तिवारी के चारों ओर मंडरा रही थी। मैंने खुशवंत सिंह ने तो उसमें आगे भी लिखा है कि मैं बगल में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कोई मेरी तरफ भी आए, मगर सब तिवारी की तरफ थे। मगर एनडी तिवारी के व्यक्तित्व के लिए यह मुकम्मल बयान है कि एनडी तिवारी किस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। खैर, अब एनडी तिवारी की तस्वीरें वायरल हो चुकी थी, तो तिवारी की जम के किरकिरी हो चुकी थी, और इतनी किरकिरी के बाद कोई भी पार्टी किसी नेता को राज्यपाल के पद पे बने रहना तो नहीं ही देना चाहती। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एनडी तिवारी से राज्यपाल पद का इस्तीफा लिया और एनडी तिवारी को दिल्ली बुला लिया। एनडी तिवारी आंध्र प्रदेश से लाज बचाते हुए दिल्ली आए। सोचे चलो भैया जान बची तो लाखों पाए, लेकिन इसके अगली वाली लाइन एनडी तिवारी पर अब फिट होने वाली थी, यानी जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। तो अब एनडी तिवारी जी दिल्ली आ चुके थे और दिल्ली में एक जबरदस्त विवाद इनका इंतजार कर रहा था। मैंने बाहें फैला के अपयश खड़ा था कि आओ तिवारी गले लगाएं। रोहित शेखर नाम का एक लड़का, 33 वर्ष की आयु थी। रोहित शेखर नाम के एक लड़के ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि एनडी तिवारी उसके जैविक पिता हैं। अब ये जैविक पिता एक नया टर्म आता है, आपने आज तक पिता सुना होगा। बायोलॉजिकल फादर का माने ये है कि सामाजिक तौर से संबंध के लिहाज से हमारे पिता नहीं है, क्योंकि भाई हमारी माँ के साथ इनकी शादी नहीं हुई है, मगर जैविक तौर से ये हमारे ही बाप हैं। अब ये मामला कोर्ट में जरा पेचीदा होता है, क्योंकि कोर्ट इसमें बड़ी तेज संज्ञान लेता है
और मामला अगर इतने बड़े राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति का था, तब तो देखते ही देखते मीडिया में बातें शुरू हो गई, लोगों की आपस की कानाफूसी में एनडी तिवारी के चर्चे शामिल हो गए। देखो, रोहित शेखर कह रहा है कि ये इसके फादर हैं, ये इसके बायोलॉजिकल फादर हैं। फादर है माने एनडी तिवारी का रोहित शेखर की मां के साथ कोई चक्कर था। अब लोग कनेक्शन ढूंढने लगे। कनेक्शन की बात अलग है, पहले हम आपको केस बताते हैं, फिर हम आपको मुकम्मल कहानी बता देंगे शॉर्ट में। कोई कानाफूसी की जरूरत नहीं है। रोहित शेखर ने सुप्रीम कोर्ट में डीएनए टेस्ट की मांग की। तिवारी ने निजता का सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की कि भैया इस केस में जो हो, इसकी तस्वीरें वायरल ना हो, इसकी खबरें बाहर ना भिजवाई जाएं, ताकि हमारी इज्जत बची रहे। लेकिन कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया और तिवारी के केस से जुड़ी हुई तमाम खबरें बदस्तूर न्यूज चैनल्स में चलती रहीं और लोगों के लिए तिवारी एक हास्य के विषय बनते चले गए। पहले तिवारी ने डीएनए टेस्ट के लिए मना किया, फिर हाँ किया, फिर देने में आनाकानी, फिर कर दिया डीएनए टेस्ट। अच्छा, डीएनए टेस्ट कर दिया तो मैच भी कर गया। एनडी तिवारी और रोहित शेखर का डीएनए टेस्ट मैच कर गया, जिसके बाद कोर्ट ने रोहित शेखर को एनडी तिवारी का जैविक पिता माना। जिसके बाद रोहित शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा से लखनऊ में 88 बरस के एनडी तिवारी को विवाह करना पड़ा और एनडी तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा के साथ लखनऊ में शादी की और उज्ज्वला शर्मा उज्ज्वला तिवारी बन गई। लोग सोच रहे थे ये उज्ज्वला शर्मा नाम की लड़की है कौन, माने एनडी तिवारी के बाजू में रहती थी, स्कूल में पढ़ती थी, है कौन। क्योंकि अगर रोहित शेखर एनडी तिवारी के पिता थे, मतलब संबंध बड़े घनिष्ठ थे। तो हम आपको इसका डीएनए टेस्ट बताते हैं। चक्कर क्या था, याद करिए, जब मैंने आपको यह बताया था कि एनडी तिवारी 1975 में मुख्यमंत्री बने और फिर 77 में हारे और फिर दिल्ली गए संजय गांधी और इंदिरा गांधी का साथ देने के लिए, बताया था ना। उसी दौर में दिल्ली में प्रोफेसर शेर सिंह के यहाँ एनडी तिवारी का आना जाना हुआ। भाई, लुटियंस में तमाम नेताओं के बंगले होते हैं, तो लुटियंस में ही शेर सिंह का बंगला था। शेर सिंह पंजाब सरकार में मंत्री हुआ करते थे। पंजाब की जहां तक प्रताप सिंह कैरो की सरकार थी, प्रताप सिंह कैरो की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उन शेर सिंह के घर ऐसे ही एनडी तिवारी का आना जाना होने लगा। इसी बीच शेर सिंह की बेटी उज्ज्वला शर्मा के साथ एनडी तिवारी की नजदीकियां बढ़ने लगी। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन मार्क आया होगा कि शेर सिंह की बेटी तो उज्ज्वला सिंह होनी चाहिए, उज्ज्वला शर्मा कैसे हो गई। शर्मा इसलिए हो गई क्योंकि वो बेटी डिवोर्सी थी। उनका विवाह बीएल शर्मा के साथ पहले हो चुका था। बीएल शर्मा के साथ उनके वैवाहिक संबंध ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से झगड़े होने लगे और झगड़े होने के बाद उन्होंने स्व इच्छा से बीएल शर्मा के साथ तलाक ले लिया था और उज्ज्वला शर्मा अपने पिता शेर सिंह के घर पे रहती थी, जहां एनडी तिवारी आते जाते थे। अब मैंने एनडी तिवारी के चरित्र के विषय का पूरा बायोडाटा आपको पहले दे दिया है। खुशवंत सिंह की किताब के स्टेटमेंट के सहारे आप समझ सकते हैं। देखते ही देखते बतौर उज्ज्वला शर्मा, उन्होंने अपनी कहानी खुद भी बताई थी एक दफा, एनडी तिवारी उनके साथ इधर उधर की बातें करने लगे, बातचीत करने के साथ साथ डोरे डालने लगे। फिर धीरे धीरे इन दोनों में अफेयर स्टार्ट हुआ और फिर जो हुआ वो सर्वविदित है, जिसका मुकम्मल अंत, इस पूरी पिक्चर का मुकम्मल अंत हुआ था 88 वर्ष के एनडी तिवारी का उज्ज्वला शर्मा के साथ हुआ विवाह लखनऊ के एक बड़े मैरिज लॉन में। एनडी तिवारी की कहानी लोगों ने सोचा चलो अब तो खत्म, माने 1925 से शुरू हुई कहानी यहां तक आ पहुंची है, अब भी इसके आगे कुछ है तो है। मैंने कहा था ना, हर राख के जर्रे से बारूद बनने का नाम है एनडी तिवारी। लोगों को लगा अब एनडी तिवारी राख हो गए, मगर फिर बारूद बनना था, क्योंकि उत्तराखंड के चुनाव फिर आने वाले थे और उत्तराखंड के चुनाव में एनडी तिवारी फिर से ताकत झोंकने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता जाने के डर से सत्ता बचाने के लिए एनडी तिवारी का रुख कर रही थी। इस दौर में कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस से दूर हो चुके थे, इसीलिए एनडी तिवारी भारतीय जनता पार्टी में जाने को बेकरार थे। और वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी को आयु की अधिकता का मामला बताते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल देती है, वो 88 बरस के एनडी तिवारी को भी अपनी पार्टी में शामिल कराने के बाद पूरे उत्तराखंड में ढोल नगाड़े के साथ गाने गा रही थी कि देखो एनडी तिवारी हमारे खाते में है। यह तिवारी के व्यक्तित्व का जलवा था कि इस देश की सबसे ताकतवर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी उनके आगे नतमस्तक थी कि तिवारी हमारे खाते में आ जाएं, जिससे उन्हें पॉलिटिकल माइलेज गेन हो। तिवारी की सांसों में बसती थी राजनीति। अपने अंतिम चुनाव यानी 2017 वाले चुनाव में भी उत्तराखंड विधायिका के बहुमत की 25% सीटें, 1/4 सीटें तिवारी अपने बूते
90 बरस का एक राजनेता, सोचिए, जो मिस्सी में पिसा खाना खाता है, वो हेलीकॉप्टर में घूम घूम के प्रचार कर रहा था और 25% सीटें अकेले अपने बूते जितवा के भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली थी। यह एनडी तिवारी का जलवा था, जो तब भी कायम था जब वो 10 साल के नैनीताल की पहाड़ी पर बने 2 कमरे के स्कूल में जाया करते थे, और तब भी कायम था जब 90 बरस की उम्र में वो हेलीकॉप्टर से घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। खैर, एनडी तिवारी की कहानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही और अपने जन्म दिवस के दिन, एनडी तिवारी कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनका निधन उनके जन्मदिन के ही दिन हुआ था। 18 अक्टूबर 1925 को जन्मे एनडी तिवारी 18 अक्टूबर 2018 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री से लेके देश के बड़े बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यह एनडी तिवारी की कहानी थी, जो अपने आप में यूपी और पूरे देश की कहानी का एक मुकम्मल बयान थी। निदा फाजली का शेर जो मैंने बीच में भी कहा था, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो एनडी तिवारी में भी 10-20 आदमी थे। सिर्फ अपयश को क्यों देखना। आगे से जब भी एनडी तिवारी के नाम पे लोग आपसे मजाक करें, उन्हें ये कहानी सुनाइएगा, उन्हें ये वीडियो दिखाइएगा, जिससे उन्हें मालूम चले कि जिस व्यक्ति का वो मजाक कर रहे हैं, जिस व्यक्ति पे वो उंगलियां उठा रहे हैं, उस व्यक्ति के पाँव में कितने छाले थे। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स जैसे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुँचते रहें।